दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पुष्यमित्र शुंग, जिनके इतिहास को कुछ कलम कसाई लेखकों ने काफ़ी विवादास्पद बना दिया है और सच्चाई सामने ही नहीं आने दिया। आज के समय में कुछ वैदिक पक्ष विपक्ष के लेखक एवं उन सभी के अनुयायी लोग पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण जाति के बताते हैं और उसके काल को वैदिक संस्कृति के उत्थान का काल बताते हैं। इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है, इतिहास क्या कहता है, पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं, आइए इसकी सच्चाई को समझते हैं। दोस्तों, राजतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु सत्ता का संघर्ष होता है। ये तो आज तक सभी ने देखा है और हमने भी इतिहासों में पढ़ा है, सभी को पता है कि जब राजतंत्र होता था तो उसमें जब सत्ता का रहना चाहिए। भारत में पुरातात्विक उत्खनन से जो भी साक्ष्य अभी तक मिले हैं वे सभी साक्ष्य सम्यक संस्कृति यानी बुद्ध संस्कृति के पक्ष में ही है। उसके अलावा अन्य किसी भी संस्कृति का कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है। बात सत्ता की है तो सत्ता कौन नहीं पाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि सत्ता मुझे मिल जाए और मैं सत्ता का संचालन बन जाऊं। लेकिन उसके लिए बल और बुद्धि दोनों का भी तो होना आवश्यक है। किसी को ऐसे थोड़ी ना सत्ता मिल जाती है। जैसे ही किसी सत्ताधारी वंश या सत्ताधारी दल के शासन में बल और बुद्धि का पतन होता है, वैसे ही उसका प्रतिद्वंदी उसके सत्ता पर हमलावर हो जाता है। बस अंतर इतना है कि राजतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शारीरिक युद्ध हत्या द्वारा होता था और लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण चुनावी युद्ध यानी कि वोट द्वारा होता है। बात जब सम्यक संस्कृति की चल रही है तो इस संस्कृति में सत्ता हस्तांतरण हेतु कई संघर्षों का प्रमाण भी मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। इन सब सत्ता संघर्षों में जो प्रमाण मिलता है उन सब प्रमाणों में पिता पुत्र के साथ संघर्ष का मिलता है, भाई भाई के साथ संघर्ष का मिलता है, पड़ोसी राजा के साथ संघर्ष का मिलता है और राजा अमात्य के साथ भी संघर्ष मिलता है। इसलिए नागवंश, नंदवंश, मौर्यवंश, सतवाहन वंश, शक वंश, शुंग वंश, जो सम्राट अशोक के बाद सातवाहन यवन शुंग वंश का उदय होता है सम्राट अशोक के बाद में। उसके बाद कण्व वंश, फिर पहलव वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश, हुण वंश, वर्धन वंश, पाल वंश जैसे राजघरानों पर सत्ता हस्तांतरित होती चली गई थी। इन सभी के सत्ता का बदलाव आपसी प्यार मोहब्बत से या पूर्व के शासक द्वारा स्वेच्छा से या किसी दूसरे राजवंशी शासक को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए सत्ता को हस्तांतरित नहीं किया गया था। यानी कोई सत्ता परिवर्तन प्यार से थोड़ी हुआ था। इन सभी लोगों की सत्ता आपसी द्वंद्व, घात प्रतिघात द्वारा एक दूसरे की हत्या करके ही हुआ था। इन सभी में कोई वंश का नाम नहीं जिसकी सत्ता स्वतः बदल गई हो। जितने भी वंश मैंने बताए थे ऐसा किसी के नहीं कि जिसने प्यार से सत्ता परिवर्तन हुआ हो। परंतु बात यहाँ शुंग वंश के समय संस्कृति बदलने की जाती है। यानी कि सम्यक काल में सत्ता संघर्ष के साथ साथ संस्कृति संघर्ष की भी बात आ जाती है। फिर तो यहाँ ध्यान देना होगा कि जब इन दोनों में सत्ता संघर्ष हो रहा था तो ये दोनों निश्चित ही दो सांस्कृतिक परिवेश के रहे होंगे। तभी तो एक के जाने के बाद दूसरा आता है तो पहले की संस्कृति को बदल देता है। जो आता है पूर्व की विरासत को नष्ट करने लग जाता है या नष्ट कर देता है और उस स्थान पर वर्तमान का अनुयायी अपने मतों के अनुसार नया आराध्य स्थल का निर्माण कराने लगता है या करा देता है। लोग ऐसी घटना को सत्ता और संस्कृति दोनों का संघर्ष कहते हैं। इन सब बातों की चर्चा भारत की शैक्षणिक पुस्तकों में तो कहीं नहीं मिलती है, लेकिन आज की सामाजिक चर्चा में या सोशल मीडिया या अन्य साहित्यिक पुस्तकों में लोग दबे स्वर से चर्चा करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सम्यक काल में मौर्य वंश की सत्ता बदलने के बाद शुंग वंश ने पहले की संस्कृति को बदल दिया था, कुचल दिया था। इसी बात का फायदा आज का धूर्त वर्ग ले रहा है और इसी बात का लाभ आज के राजनीतिक लोग भी ले रहे हैं। नुकसान तो किसको हुआ? भारत की सच्ची विरासत को हो रहा है। आज सभी लोगों का पता है कि सत्ता हस्तांतरण जैसे भी होता है उसका प्रमाण पुस्तकों के साथ साथ पुरातात्विक रूप से भी दिखने लगता है। उसी प्रकार जब संस्कृति की अदला बदली होती है तो उसका भी निशान या पहचान पुस्तकों के अलावा या फिर पुरातत्व पर भी दिखता है, जैसे बामियान। फिर जब सत्ता के साथ संस्कृति का बदलाव शुंग ने किया तो उसने अपने कार्यकाल में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? सवाल उठता है ना। कौन से ग्रंथों का लेखन करवाया और कौन से देवी देवता की मूर्तियों का निर्माण करवाया? इसका भी तो पुरातत्व प्रमाण मिलना चाहिए था ना।
लेकिन पुरातत्व के नाम पर सिर्फ सम्यक काल की ही सभ्यता मिली है, यानी कि बुद्धिस्ट काल की। सम्यक काल मतलब बुद्ध काल। तो आखिर ऐसा क्यों भाई, क्यों है ऐसा कि एक निश्चित एजेंडा के तहत ही कुछ लोग लेखन करते गए, और वो क्या करते गए, कागज़ की नाव बना ली और समुद्र पार करते चले गए बस। जबकि ऐसा कभी होता है कि कागज़ की नाव से कोई समुद्र क्या पार कर सकते हो? समुद्र तो क्या कोई नदी नाला भी पार नहीं कर सकते, आपको असली नाव से ही पार करना पड़ेगा। कैसे आज निश्चित एजेंडा के तहत लेखन का प्रयोग शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ साथ दैनिक समाचार वाले टीवी चैनल या अखबार के साथ साथ सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। अब जब प्रसारित किया जा रहा है तो इसका प्रभाव भी तो जनता पर पड़ना स्वाभाविक ही है। आज उसी का परिणाम है कि एक निश्चित लेखनी द्वारा ईसा से 1500 वर्ष पूर्व में वैदिक युग, ईसा से 185 वर्ष पूर्व में ब्राह्मणी युग, और ईसा बाद 4वीं शताब्दी में ब्राह्मणी कल्कि को अवतार को स्थापित करने का चक्र चल रहा है। जबकि वैदिक युग का और कल्कि युग का कोई भी पुरातात्विक प्रमाण आज तक हमें किसी भी रूप में देखने को नहीं मिलता है। जब शुंग के पूर्व सभी शासक बौद्ध और शुंग के बाद में भी जितने शासक हुए वे सारे बौद्ध और प्राकृतिक गुण धर्म स्वभाव के अनुयायी थे, तो फिर ये इकलौता शुंग ब्राह्मण और वैदिक अनुयायी कैसे हो सकता है? ये भी तो सवाल उठता है ना, कि उस समय जब सारे प्राकृतिक गुण स्वभाव अनुयायी थे, बौद्ध वाले थे, तो ये इकलौता शुंग ब्राह्मण कहाँ से वैदिक अनुयायी बन गए भाई? फिर आज पुष्यमित्र शुंग को लेकर कैसे कहा जा सकता है कि मौर्य काल में भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी? क्या उस समय भारत में जातियों की उत्पत्ति हो चुकी थी? अगर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी तो फिर किसी भी सम्राट के अभिलेखों पर किसी जाति का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं मिला भाई? सवाल तो बहुत है, लेकिन इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। पता है सबको, लेकिन नहीं देना चाहते। सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर उनको कौन पूछेगा, उनके वर्चस्व कौन पूछेगा? पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में आज काफ़ी प्रचारित कर दी जाती है। आप देख सकते हो कहीं भी, टीवी अखबारों में, यूट्यूब वगैरह पर कहीं भी। जबकि शुंग, जिनका असली नाम था पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि उस समय जो धम्म लिपि थी उसमें मित्र वगैरह लिख ही नहीं सकते थे, और उनके अभिलेख पे भी यही मिला, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद में क्या, हिंद बैक्टीरिया जो यूनानी शासक थे वो मध्य भारत में आए। बाद में वे सभी बौद्ध बन गए। मतलब बाहर से आने वाले हिंद बैक्टीरिया यूनानी विदेशी शासक जो मध्य भारत में आए वो भी आके बौद्ध बन गए। तो ये करिश्मा कैसे हो गया भाई? इतना ही नहीं, इन हिंद बैक्टीरिया शासकों में सम्राट अशोक के बाद मिनांडर और सम्राट कनिष्क जैसे शासक हुए थे, जिन्होंने बौद्ध संस्कृति को सबसे ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने का कार्य किया था। पुष्यमित्र की कहानी यह है कि यह शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के दरबार में सेनापति का कार्य करता था, लेकिन उसने बृहद्रथ की हत्या करते हुए मौर्य साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। अब आपको देखना है कि ऐसा हुआ कैसे। वस्तु स्थिति कुछ और ही कहानी की ओर इशारा करती है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बड़े बड़े क्षेत्रों और साम्राज्य का स्वरूप और शक्ति सम्राट बृहद्रथ के समय नहीं बची थी। मतलब जो लोग बाग क्या सोचते हैं कि बृहद्रथ मौर्य के भी पास में उतना ही साम्राज्य था जितना सम्राट अशोक के समय था, लेकिन नहीं भाई, सम्राट अशोक का तो बहुत बड़ा क्षेत्र था और बृहद्रथ मौर्य के समय आते आते वह क्षेत्र सिकुड़ गया था। ये मैं आपको एक कुछ चित्र दिखा देता हूँ सम्राट अशोक जब राज्य था भारत का, कि देखिए कितने संपूर्ण भारत पर अफगानिस्तान से लेकर सिलोन तक उनका राज्य था। इस चित्र में आप गौर से देख सकते हो। लेकिन आज लोगों के दिलो दिमाग में तो यही बैठा दिया, जैसे मैंने बताया था आपको कि बृहद्रथ मौर्य का भी यही बड़ा साम्राज्य था। अरे नहीं भाई, सच्चाई तो यह है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद ही उनके उत्तराधिकारी शासक कुणाल मौर्य से राज्य की सीमा का हुआस होना शुरू हो गया था, मतलब पतन कम होना शुरू हो गया था। अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य के समय तो पूर्व के सभी मौर्य सम्राटों के जैसा न ही कोई शौर्य था और न ही कोई गुण स्वभाव, जिस वजह से बृहद्रथ मौर्य की राज्य सीमा सम्राट अशोक के साम्राज्य के लगभग चौथाई भाग के आसपास ही बचकर रह गई थी। इसी वजह से बृहद्रथ मौर्य के पूर्व समय से ही दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया था और पश्चिम में
कुरु जनपद जो पंजाब और दिल्ली तक हिंद बैक्टीरिया शासनों का राज्य विस्तार हो गया था। इस बात की पुष्टि सातवाहन और हिंद बैक्टीरिया कार्यकाल को जानकर कोई भी कर सकता है। यानी बृहदत्त मौर्य को शक्ति पूर्व के मौर्य शासकों से बहुत कम हो गई थी, मतलब वह एक कमज़ोर शासक बन गया था। और इसी का फायदा उठाते हुए उनके सेनापति शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या करते हुए सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार से राजतंत्र में एक दूसरे की सत्ता को हथियाने के अनेक षड्यंत्र और हत्या की कहानियाँ इतिहास में मौजूद हैं। लेकिन आज के कुछ स्वार्थी लेखकों ने ब्राह्मणवादी जाति की महत्ता को पूर्व काल में स्थापित करने हेतु एक पटकथा ही लिखने का काम कर दिया, जिस पटकथा में आज के बहुत से लोग इस हत्या को राजनीतिक रूप से सांस्कृतिक हत्या कहते हुए इस माध्यम से जाति व वर्ण का उदय और ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करते हुए प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जिसको आज का भोला भाला समाज भी बेचारा सत्यापित करने पर तुला हुआ है। अगर सही में आप लोगों को पुष्यमित्र ब्राह्मण वर्ग का प्रतीत होता है तो उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहीं कोई अभिलेख, कहीं तो लिखित साक्ष्य मिला होगा कहाँ पे मैं ब्राह्मण हूँ, उन्होंने खुद तो लिखा होगा कहीं। पुष्यमित्र शुंग में चलो वो नहीं लिखा तो उनके काल में कहीं वेद या वैदिक मंत्रों की वाली संस्कृत भाषा का तो कोई साक्ष्य मिला होगा, वो भी नहीं मिलता। फिर भी इतनी हाय तौबा भाई। पुष्यमित्र शुंग काल में कई लेखकों का मत है कि पुष्यमित्र ने अपने काल में पाणिनि और पतंजलि द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना करवाई थी। काफ़ी धूर्त लेखक है जो इस तरह से एक माहौल बनाते हैं कि उन्होंने पाणिनि और पतंजलि द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना करवाई थी। लेकिन जब उनसे सबूत पूछेंगे ना, पुरातात्विक सबूत, तो रामायण का पुरातात्विक सबूत दिखाने को तैयार ही नहीं है। आखिर क्यों भाई ऐसा? जबकि साक्ष्य के तौर पर चीनी साहित्य में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा सारनाथ स्तूप के मरम्मत का कार्य किया गया था। सारनाथ कौन सा बौद्धिस्ट स्तूप था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित कई साक्ष्य आज के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप भी उनमें से एक भी प्रमाण बताएं जिसमें यह साबित हो कि पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं या किसी के द्वारा भी वेद या वैदिक नागरी लिपि में वैदिक ग्रंथों की रचना करवाई थी, या उस समय वेद या वैदिक व्यवस्था में 4 वर्ण की समाज मौजूद था। कहीं भी बता दो आप, नहीं मिलेगा। पुष्यमित्र शुंग भारत के बहुत ही छोटे से भूभाग का सम्राट था। जैसा लोग अनुमान लगाते हैं कि शुंग ने जब मौर्य की सत्ता प्राप्त की थी, इस वजह से उसने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया होगा। लेकिन आज तक पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य को छोड़कर किसी के राजमहल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस वजह से शुंग का किला यहाँ खोजना बेईमानी लगता है। शुंग का किला कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में सतना के पास भरूच से मिलता है। इस वजह से कहा जाता है कि शुंग ने अपनी राजधानी पूर्व काल का जनपद विदिशा को बनाया था। विदिशा के आसपास आज खुदाई में शुंग का काफ़ी साक्ष्य मिलता है, जिसको आज कोई भी जाकर देख सकता है वहाँ जाकर उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य को। ठीक है, और इसका मैं आपको बता भी देता हूँ। जो मध्य प्रदेश में भरूच स्तूप और देव कोठार जैसे स्थान पर शिलापट जो लगाया, वो उसका मैं आपको दिखाता हूँ चित्र। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए इसमें कौन सी संस्कृति या कहीं कौन सी भाषा लिख रही है इसमें। इसके निर्माण का शिलालेख भी यहाँ से मिलता है। इसके निर्माण के बाद रखरखाव का कार्य पुष्यमित्र के जीवन के अंतिम वर्षों में शुरू किया गया था, जिसे उसके पुत्रों पौत्रों ने भी पूरा किया। भरूच के बौद्ध स्तूप की खुदाई से मार्गदाता गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े कई साक्ष्य मिलते हैं, जो कलकत्ता के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं। आप भी जाकर देख सकते हो। आज के कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई थी। इसके बारे में लोगों को समझना होगा। राजा बृहदर्थ के समय इनका जो क्षेत्र था वह मगध, अंगबंग, कलिंग, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, चेदी जनपद ही बचा था। पश्चिम भाग का जनपद कुरु, कांधार से पश्चिम का इलाका इनके हाथ से निकलकर यवन शासक के पास चला गया था। इस समय बृहदर्थ और यवन के बीच सुरसेन जनपद के लिए युद्ध चल रहा था, जो आज का मथुरा और उसके नीचे का भूभाग बृहदर्थ मौर्य का अधीन था। लेकिन इन क्षेत्रों पर जैसे हिंद बैक्टीरिया यानी यूनानी शासक आक्रमण करते हुए उस समय पर अपना कब्जा करता है, उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने भी बृहदर्थ की अक्षमता की वजह से इनकी सत्ता को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग और हिंद बैक्टीरिया में युद्ध होता है, जिसमें मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भागों में रहने वाले अधिकांश भिक्खु
हिंद बैक्टीरिया सेना का समर्थन। रांची से शुंगकालीन मरम्मत करवाने का लिखित अभिलेख मिला है। आप लोग शुंग शासन का जो लिखित अभिलेख है वो ये देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिया, उसमें गहरे रंग वाला जो क्षेत्र जो है दिखाई दे रहा है वो शुंग का है। आज पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो दर्शाया जाता है, उन हत्याओं का कारण सांस्कृतिक न होकर राजनीतिक था, जिसे केवल एक विशेष क्षेत्र की सत्ता प्राप्ति हेतु युद्ध कह सकते हैं। ये सब प्रमाण कहते हैं कि शुंग भी एक बुद्धिस्ट था, न कि ब्राह्मण। आज तक शुंग का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि शुंग के वंशज बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप मिलते हैं। कुछ स्तूपों की मरम्मत का विवरण भी मिलता है, परंतु शुंग के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर का या काल्पनिक देवी देवता का साक्ष्य क्यों नहीं मिलता। आज तक किसी ने भी शुंग के ब्राह्मण होने का साक्ष्य नहीं दिया है। बस एक ही बात, बृहदत्त की हत्या कर दी और बौद्ध व्यक्तियों की हत्या कर दी, कत्ल किया। ये भी कोई सबूत होता है क्या? शुंग को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ब्राह्मण कहने वाले जो भी सज्जन हैं, वे सभी लोग शुंग काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र जैसी परंपरा की शुरुआत का साक्ष्य पेश करें। अन्यथा नकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को ईसा पूर्व में स्थापित करने का काम छोड़ दें, क्योंकि जाति और वन व्यवस्था का साक्ष्य मिलना ही 7वीं से 8वीं शताब्दी के बाद से शुरू होता है। मध्य प्रदेश में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप मिला है। इस स्तूप की खुदाई में पुष्यमित्र शुंग का लिखित साक्ष्य मिला है कि पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में ही यह स्तूप कमजोर अवस्था में पहुंच गया था, जिसकी वजह से शुंग ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार और स्तूप को सुंदरतम रूप देने का प्रयास करते हुए उसके बाहरी दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसे आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। इन बातों को आप दबा नहीं सकते, बल्कि किताबों के माध्यम से उत्खनन में प्राप्त पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित अभिलेख को आज सभी को दिखा सकते हैं। संपूर्ण भारत में मौर्य शासन के खात्मे के बाद सिर्फ उत्तर भारत में शुंग वंश का उदय हुआ था, जबकि पश्चिम भारत में मध्य एशिया के शासक और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ था। परंतु उत्खनन द्वारा उस सातवाहन कार्यकाल का भी काफ़ी साक्ष्य आज भारत के संग्रहालय में उपस्थित है, लेकिन कोई यह बताए कि वेद और वैदिक ऋचाओं से परिपूर्ण कौन सा साक्ष्य उसमें मौजूद है, जिससे आज यह कहा जाए कि वैदिक सभ्यता पूर्व काल से चली आ रही है। महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक के विशाल मगध देश का जो सीमा क्षेत्र था, वह म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक फैला हुआ था। लेकिन उसके विपरीत बृहदत्त के समय का जो देश का क्षेत्रफल था, वह सिमटकर आज का बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक रह गया था। और शेष अन्य क्षेत्रों पर सातवाहन और मध्य एशिया से आए हुए कुछ शासकों का आधिपत्य हो गया था। इस वजह से मध्य भारत के छोटे से भूभाग पर ही बृहदत्त की राज्य सत्ता थी। शुंग शासन की नींव भी कमजोर शासकों के कारण काफ़ी कमजोर थी। इस वजह से शुंग का शासन भी बहुत प्रभावशाली तरीके से ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति शुंग था और उसका मंत्री वासुदेव कण्व था। देवभूति शुंग बहुत ही कमजोर सम्राट था, जिसकी वजह से उसके कार्यकाल में उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल और भी ज़्यादा सिमटकर छोटा होते हुए आज के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक रह गया था। आगे देवभूति शुंग का मंत्री वसुदेव कण्व ने भी देवभूति शुंग की हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य का खात्मा कर दिया और अपने आप को कण्व वंश का सम्राट घोषित कर दिया और मगध की गद्दी पे बैठ गए। लेकिन कण्व वंश भी ज़्यादा दिन तक नहीं मगध की गद्दी को बचाए रख सका। उसका अंतिम शासक सुसमी कण्व था और जल्दी मध्य एशिया के विदेशी हिंद बैक्टीरिया यूनानी शासकों ने आक्रमण करते भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दोस्तों, आप सबसे अपील है कि भारत का इतिहास, सच्चा इतिहास जानने के लिए आपको एक पुस्तक मैं बताता हूँ, उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। उस पुस्तक का नाम है वैदिक युग का घालमेल, जो डॉक्टर राजीव पटेल साहब ने लिखा है। तमाम सबूत इसमें प्रस्तुत किए गए हैं और एकदम सच्चाई के बिल्कुल करीब 99.99 कह सकते हैं जिसको। इस पुस्तक को आप भी मंगाएं और पढ़ें अपना भारत का इतिहास। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो आपको